हेलो स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चन कमेंट्स में आए थे जो आज आपको हम बताएंगे। चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 14 और इसके बाद 22, 27, 29 और 32 ये क्वेश्चन कमेंट्स में थे और इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है वो लिखा है कि यूरेनियम मान में 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। ध्यान दो कि यूरेनियम 9238 परमाणु एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। ठीक है, एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। तो जब ये एक अल्फा कण उत्सर्जित करेगा तो ये जो अल्फा बीटा कण उत्सर्जित होते हैं ये परमाणु के नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। ठीक, तो इसका विघटित परमाणु दरअसल बचता है थोरियम 90-234, ये नाभिक बचता है। इसके नाभिक से जब एक अल्फा कण निकलता है तो थोरियम 90-234 बचता है और एक अल्फा कण को प्रतीक में हीलियम का नाभिक होता है 2He4 लिखते हैं। ठीक, तो विघटित परमाणु आपका ये है और ये अल्फा कण है। ठीक, तो विघटित परमाणु थोरियम 90-234 और इसके परमाणु के केंद्र से अल्फा कण की दूरी आपको दी गई है। ये अल्फा कण है और ये आपका अल्फा कण उत्सर्जित होने के बाद विघटित परमाणु मतलब यूरेनियम जब एक अल्फा कण उत्सर्जित कर देगा तो जिस भी नाभिक या परमाणु में परिवर्तित होगा वो आपका ये है। और इससे इस अल्फा कण की दूरी 9 × 10⁻⁻15 मीटर है ये दूरी। ठीक, तो हमें ज्ञात करना है कि इस विघटित परमाणु द्वारा अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो हम जानते हैं अल्फा कण पर +2E आवेश होता है, हीलियम का नाभिक है, और विघटित परमाणु का नाभिक जो बचेगा थोरियम 90-234 उस पर 90 प्रोटॉनों का आवेश होगा। भाई इसके नाभिक में 90 प्रोटॉन होंगे तो 90 प्रोटॉनों का आवेश 90 ही होगा और इसका +2E आवेश। तो आपका ये आवेश जो होगा ये Q1 हो गया और ये डिस्टेंस आपकी हो गई R और ये आवेश जो है Q2 आवेश। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है दोनों के बीच बल। तो आप कूलम्ब्स का याद करो, Q1 Q2 आवेश एक दूसरे से y या निर्वात में r दूरी पर स्थित हो तो बल का सूत्र होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसका मान हो गया 9 × 10⁹ Q1 का मान हो गया 90E और Q2 का मान हो गया 2E अपान में 9 × 10⁻⁻15 मीटर का वर्ग। फिर इसके बाद क्या आएगा, यह आएगा 9। देखो ध्यान देना, नीचे 9 दो बार मिलेगा, एक 9 इससे कट जाएगा, एक 9 कटेगा तो यहाँ पे 10 बचेगा। तो ऊपर बचेगा 10⁹, यहाँ पे 10 बचेगा और 10 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 20 साथ में हो जाएगा E² और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का वर्ग और नीचे पावर हो जाएंगे -30 10⁻30। यह हल करेंगे। ठीक, इसका वर्ग कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा कि 10⁹ और ये आ जाएगा 20, ये 2.56, ये 10⁻38 अपान में 10⁻30। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.12 और ये घात 10 और 30 आएंगे 5.12 × 10 की पावर कितनी हो जाएंगी -10 -2। ठीक, और ये बल प्रतिकर्षण का होगा क्योंकि 90 प्रोटॉनों का इस पर होगा धन आवेश और इस पर 2 प्रोटॉनों को होगा धन आवेश, तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, वो दूर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर
22। ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहां पर देख लीजिए, जो आपकी पावर्स आती है ये प्लस की 2 पावर्स आ रही है, ठीक। तो 39 होगा, ये 40 हो जाएगा, माइनस की कट जाएंगे, प्लस की पावर हो जाएगी, या इसको 512 न्यूटन भी लिखा जा सकता है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं कि स्वर्ण नाभिक की त्रिज्या दी है और स्वर्ण नाभिक का परमाणु क्रमांक दिया है 79 और इसकी रेडियस दी है स्वर्ण नाभिक की r = 6.6 10⁻⁻15 न्यूटन, और कह रहा है इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। तो इस आवेश के कारण नाभिक की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। नाभिक की सतह पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान देना सभी लोग। तो सबसे पहले हम देख लें नाभिक पर आवेश कितना है। नाभिक पर आवेश Q = दिया है, नाभिक पर आवेश प्लस Ze, एक प्रोटॉन का आवेश होता है E और Z प्रोटॉन है, Z मतलब प्रोटॉनों की संख्या। अन्य नाभिक के लिए बात सही है, और यहाँ पर 79 प्रोटॉन है तो 79 आवेश हो जाएगा, धनात्मक आवेश, और ये एक समान रूप से वितरित है। तो कह रहे हैं इसके कारण नाभिक की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। धनात्मक नाभिक है, ठीक, पूरा आवेश एक समान रूप से इसमें वितरित है। तो कह रहे हैं इसकी सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, ठीक। तो सतह की जो दूरी होगी वो नाभिक की त्रिज्या के बराबर होगी, और हमें सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आनी चाहिए? सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस नाभिक के संपूर्ण आवेश को इसके केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं, और जब संपूर्ण आवेश केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है तो केंद्र पर जो उपस्थित आवेश हुआ धनात्मक वो एक पॉइंट चार्ज हुआ, और जिसके कारण नाभिक की सतह पर मतलब r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान होता है 1/4πε0 Q/r², ठीक है, ये मान रखेंगे क्या 1/4πε0 Q/r², ठीक है। 1/4πε0 का मान 10 × 10⁹ और Q का मान 79E, 79E का मान क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बट्टे दूरी कितनी है 6.6 10⁻⁻15 मीटर का कूलम। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर इसका रिजल्ट आपका आता है 2.6 × 10⁻26 न्यूटन प्रति कूलम। कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वही बातें जो आ रही हैं, ये 2.6 × 10⁻21 न्यूटन प्रति कूलम आ रही है, ठीक। देखिए आपका उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 27 आता है, जिसमें एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष A पर 0.100 माइक्रो कूलम आवेश स्थित है, और इस आवेश के कारण त्रिभुज ABC जो है इसकी भुजा BC के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, ठीक। तो क्या करें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करें? तो कोई चार्ज Q हो उसके कारण मुख्य बात ये रहती है कि r दूरी पर पहले आपको मालूम होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो Q चार्ज के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/r² होती है। अब हमें ज्ञात करना है B और C के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु से आवेश तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो हमें मालूम होनी चाहिए ये वाली दूरी, बस, और कुछ इसमें खास नहीं है, ये दूरी r पता हो, और हम कैलकुलेट कर देंगे कि ये वैद्युत क्षेत्र इस आवेश के कारण यहाँ पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम मान लीजिए मध्य बिंदु BC का मध्य बिंदु D है,
तो AD कैलकुलेट करेंगे। ठीक, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में ये एंगल 60 होगा। ठीक है, इसके मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री आएगा, क्योंकि ये 30 हो जाएगा। अब आप क्या करें, ये मध्य बिंदु है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, आपको हमें AD निकाल के दिखाना, तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। आप पाइथागोरस थ्योरम ले सकते हैं या ले सकते हैं इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज कर सकते हैं। ठीक, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में क्या करें, लगा देते हैं कि हमें कौन सी भुजा चाहिए, ये भुजा और ये भुजा मालूम है या ये 5 मालूम है, तो तभी निकल आएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। लंब आधार वाला लगा लें। ठीक, तो लगा देते हैं tan 60 लंब बटे आधार। लंब इसमें कितना आता है R, मतलब AD, और आधार कितना है 5। यहाँ से R इक्वल टू आएगा 5 tan 60 और tan 60 की वैल्यू है √3। तो R का मान मालूम हो गया 5√3 सेंटीमीटर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, आप क्या करें इसमें लगा सकते हैं sin 60। ठीक, अगर sin 60 भी लगाते हैं बात तो वही है, लंब बटे कर्ण R/10, sin 60 का मान √3/2 और ये R/10, ये 5 आएगा, 5√3 ही आएगा। तो हमने tan 60 लगाया और R/5 R की वैल्यू निकाली। अब क्या करें कि शीर्ष A पर रखे आवेश के कारण B व C के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फार्मूला क्या होना चाहिए, 1/4πε0 Q/R। क्या आएगा 9 × 10⁹। Q का मान है 0.100, लेकिन ये माइक्रो कूलाम में है तो इसको बदल देंगे कूलाम में। 10⁻⁻6 अपान में दूरी है 5√3 का वर्ग, तो ये 25 × 3 हो जाएगा। वर्ग नहीं, R का वर्ग करेंगे तो 25 × 3, ये क्या आ जाएगा, ये 3 से 3 बार इसको काट देंगे। ठीक, क्या आएगा ऊपर 0.300 अपान में 25 10⁻3, वही क्या आ जाएगा, ध्यान देना फिर से। और ध्यान देना ये जो दूरी है आपकी सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में भी रखना है भाई। सेंटीमीटर में दूरी बाकी सभी मात्रक इनके इस प्रणाली में है, तो 5√3 × 10⁻² मीटर, तो इसका वर्ग साथ में होगा 10⁻⁴ आएगा। अब घाते सही कर लो कि 9 6 ये आएगा 10⁻+3 और नीचे से 4 घाते जाएंगे तो हो जाएंगे ऊपर 7। ठीक, अब क्या करें, देखिए ये पॉइंट दोनों अंकों से हटा दो, तीनों अंकों से हटा दो, तो यहाँ पर पावर पे क्या फर्क पड़ेगा, पावर पे फर्क ये पड़ेगा कि 3 पावर यहाँ से घट जाएगी, तो ये हो जाएगी 10⁴, ये 300 अब बट्टे में 25 से इसको काट देंगे तो ये 12 आएगा, तो 10⁴ क्या इसको ले सकते हैं 1.2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, इस प्रकार से हम शीर्ष A पर रखे आवेश के कारण B और C के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 29, जिसमें वर्ग ABCD है और इसके शीर्षों पर क्रमशः -2Q, +Q, -Q और +2Q आवेश स्थित है। ठीक है, तो हमें इस आवेश वितरण के कारण वर्ग के केंद्र O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप क्या करें, सबसे पहले एक एक आवेश के कारण निकालें, फिर आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ये दूरियां, ये दूरी कितनी, ये दूरी कितनी, ये दूरी कितनी, ये दूरी कितनी। तो उसके लिए निकालने वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का कोई विकर्ण अगर आप निकालेंगे तो वर्ग का विकर्ण आएगा a√2 भुजा √2। फिर इसके बाद सममितता से वर्ग अपने केंद्र के पर सममित होता है, तो OA दूरी, OB दूरी, OC दूरी, OD दूरी, ये आप जब कैलकुलेट करेंगे OA = OB = OC = OD, ये आपकी आएगी a√2 अपान में विकर्ण किया, तो ये कितनी हो जाएगी a/√2।
ये OA, OB, OC, OD के मान है। ठीक, अब हम निकालेंगे विभिन्न आवेशों के कारण केंद्र ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले किस आवेश के कारण? -2q आवेश के कारण केंद्र ऊपर तीव्रता, केंद्र ऊपर तीव्रता, ध्यान दीजिए। तो इसको चाहो तो आप मान सकते हो E1 मान लो या EA भी बन सकते हो, और इसको लिखना वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो EA का मान क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, Q का मान क्या है? 2Q अपॉन OA का स्क्वायर, भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q मान R स्क्वायर, 2Q के कारण 2Q मान R का मान OA, और OA का मान कितना है? A/√2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये क्या आ जाएगा? सॉल्व करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 नीचे, इसका वर्ग होगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 4Q अपान में A। साथ में लिखनी है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी? क्योंकि ये ऋण आवेश है और ऋणात्मक आवेश के कारण इसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी ओर होती है। क्यों? क्योंकि यदि हम इस बिंदु पर कोई टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश +Q0 रखें तो उस आवेश को ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसकी वैद्युत क्षेत्र, इसका मान जो होगा E1 वो आपका होगा -2Q ही O, ये E1 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे तीव्रता की दिशा OA वेक्टर, O से A। ठीक, अब क्या करें? +2Q आवेश के कारण, +2Q आवेश के कारण केंद्र ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मान सकते हैं EB या E2, जैसा आप समझे। E1 इसको माना, इसको E2 माना। ये क्या आएगी? क्योंकि ये धनात्मक आवेश है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आ जाएगा Q/OB का स्क्वायर, OB है A/√2 का होल स्क्वायर। इसको आगे हम करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ जाएगा? 2Q/A स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर रखे टेस्ट चार्ज को ये रिपल करेगा, तो E2 की डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी, ये E2 की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, E2 की डायरेक्शन आपकी ये होगी। तो इसकी दिशा के बारे में लिख सकते हैं, चाहो तो लिख दो OD के अनुदिश, ठीक है, OD के अनुदिश, या इसको लिख सकते हैं DO के अनुदिश। चाहो OD के अनुदिश लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, OD वेक्टर लिख दिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम निकालेंगे बिंदु C पर रखे आवेश के कारण, मतलब -Q आवेश के कारण केंद्र ऊपर तीव्रता कैसे निकलेगी? ध्यान देना, -Q आवेश के कारण निकालेंगे तो डायरेक्शन तो हम जान गए -Q की ओर ही होगी, डायरेक्शन तो E3 की यही होगी। ठीक है, लेकिन मान क्या आएगा? E3 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या आएगा? Q अपान में दूरी का वर्ग, A/√2 का वर्ग करेंगे, तो ये आपका निकल कर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/A। इसकी डायरेक्शन हो जाएगी OC वेक्टर, OC के अनुदिश। फिर D पर रखे आवेश +2Q के कारण केंद्र ऊपर तीव्रता निकालेंगे, वो क्या निकलेगी? ध्यान दो, वो आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, धनात्मक आवेश है 2Q/A/√2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q/A। इसकी डायरेक्शन भी लिख देंगे, इसकी डायरेक्शन ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये केंद्र पर रखे पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा, तो इसकी डायरेक्शन होगी E4 इधर, इसके अनुदेश OB के अनुदेश, OB वेक्टर इसको लिख सकते। ठीक, अब ये हमें विभिन्न आवेशों के कारण केंद्र ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली है।
लेकिन हमें चाहिए केंद्र पर परिणामी तीव्रता। वैसा तो नहीं है कि हम एक केंद्र पर ले लें 4 तीव्रताएं इधर 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 इधर, ऐसा तो नहीं लिख सकते। इसलिए चारों तीव्रताओं का परिणामी निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे जो आसानी से जिनका परिणामी निकालेंगे, E1 और E3 का परिणामी निकालें। क्या लिखेंगे? E1 व E3 का परिणामी क्या आएगा? E13 मान लें, ठीक है, परिमाण लिख रहे हैं। तो देखो चूंकि E1 और E3 के बीच का कोण 180 है, E1 OA के अंदिश, E3 OC के अंदिश, तो इनका परिणामी डायरेक्ट इनके अंतर से निकल आएगा, जो क्या आएगा? E1 माइनस E3। सोच रहे E3 माइनस E1 क्यों नहीं किया? क्योंकि E1 ज्यादा है और E3 कम है, तो अधिक से कम वाले को घटा दिया। E1 माइनस E3, E1 का मान क्या है? 1/4πε0 4q/a², E3 का मान 1/4πε0 2q/a²। तो ये अंतर करेंगे तो निकल कर आएगा 1/4πε0 2q/a²। समझ आया? अंतर कर दिया भाई, यहाँ 4q केवल कितना फर्क पड़ेगा? 1/4πε0 अपन A² कॉमन हो जाएगा, 4q से 2q बढ़ जाएगा, तो केवल 2q बचेगा। इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इधर ज्यादा मान, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है और इस पर 10 न्यूटन का बल इधर कार्यरत है और इधर 15 न्यूटन का, तो परिणामी कितना हुआ? 5 न्यूटन। किधर हुआ? वो आपका बल इस डायरेक्शन। तो अधिक E1 था, तो ये तीव्रता हो गई OA के अंदिश, OA ठीक। अब देखेंगे E2 व E4 का परिणामी, E2 व E4 का परिणामी कैसे आप निकालेंगे? E24 लिख सकते हैं इसको, ठीक। क्या आएगा? अब किसका अंतर होगा? देखो कौन ज्यादा? E2 का मान कितना है? 1/4πε0 2q/a² और E4 का मान कितना निकला है? 1/4πε0 4q/a²। तो E4 से E2 घटाना है, क्या आएगा? E4 माइनस ये नहीं कि यहाँ E1 3 लिखा है उनसे 3 घटा दिया, E2 को लिखा है 4। जो ज्यादा वैल्यू है E4 ज्यादा है, E2 कम है, तो ये भी अंतर करोगे तो आपका इतना मिलेगा 1/4πε0, ये आ जाएगा 2q/a²। क्योंकि E4 की वैल्यू ज्यादा है तो ये आएगा किसके अंदिश? OB के अंदिश, ठीक। अब आपकी निकल आई किसकी? E13 इधर आया, E13 और इधर आया है E24। आप निकालेंगे E13 व E24 का परिणामी, तो कुछ नहीं बस इनके बीच का एंगल देखना है। E13 व E24 के बीच का कोण आपको दिया है, देखिए E13 व E24 का परिणामी, तो इनके बीच का एंगल ये 90 डिग्री। हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो E13 और E24 के बीच का एंगल बना 90 डिग्री। तो आपने पढ़ा होगा, याद कीजिए जरा, A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का कोण यदि 90 डिग्री होता है तो उनका परिणामी r/√a² + b² होता है। कैसे? √a² + b² + 2ab cos θ ऐसे होता है। तो क्या आ जाएगा? √a² + b²। तो इसका परिणामी क्या आएगा? √E13 इसका स्क्वायर और ये E24 का स्क्वायर, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो E13 और E24 है इनके दोनों के सेम वैल्यू प्राप्त हो रही है, ठीक। तो क्या आ जाएगा? जहां पे आपका E13 है, E24 के स्थान पर भी E13 रखा जा सकता है। इसको जोड़ेंगे तो √2 E13 का स्क्वायर या √2 E13 आएगा, ठीक। और E13 का मान कितना है? 1/4πε0 और क्या आ जाएगा? 2q/a²। ये आएगा 1/4πε0, इसको लिख सकते हैं 2√2q/a²।
ए स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। ये केंद्र ऊपर परिणामी तीव्रता होगी। और साथ साथ डायरेक्शन भी बता दीजिए, जब दो राशियां हों सेम परिमाण की, ठीक, बराबर वैल्यू की दो राशियां हो तो उनका परिणामी उनके बीच से होकर जाता है। यदि दो राशियां ए और बी 90 डिग्री के कोण पर हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इनका परिणामी किसी एक से 45 डिग्री के कोण पर जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी ई की ये, मतलब ई की डायरेक्शन ये होगी OA या OB से 45 के अंदर, अर्थात CB के अंदिश, CB के अंदिश। यहां पर लिख सकते हो कि OA या OB से 45 डिग्री के कोण, और या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि CB के समांतर, CB के समांतर भी लिखा जा सकता है, या DA के समांतर लिखा जा सकता है, DA के समांतर, ये भी सही, ठीक। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 29 हो जाता है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें दिया हुआ है कि वायु में 1 माइक्रोकूलम और माइनस का 0.25 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। कह रहा है इनके बीच में एक तीसरा आवेश कहां पर रखा जाए कि उस आवेश पर कोई बल ही ना लगे, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि कोई बल ना लगने का मतलब, अगर बीच में आवेश रखे उस स्थान पर, तो वो आवेश अपनी जगह पर ही रखा है, उस पर परिणामी बल 0 लगना चाहिए, ठीक। तो हम जरा देखते हैं कि इसके अंदर अगर हम कोई आवेश रखें, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि बीच में हमने +Q चार्ज रखा, ठीक, क्योंकि ये +1 माइक्रोकूलम है, तो इसको क्या करेगा? रिपल करेगा, ठीक। और ये माइनस का 0.25 माइक्रोकूलम है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर तो नेट बल लगेगा बीच में रखने से। चलिए माइनस को रख के देख लेते हैं। माइनस की जब रखोगे तो 1 माइक्रोकूलम इसको अपनी ओर खींचेगा, और माइनस का 0.25 माइक्रोकूलम इसको दूर भगाएगा, मतलब नेट बल लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक धनावेश और एक ऋणावेश है तो बीच में कोई आवेश रखें उस पर नेट बल अवश्य लगेगा, नेट बल 100%। और हाँ, तो उसके साथ साथ में ये भी समझ लीजिए, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, तो उनके बीच में एक निगेटिव चार्ज पर नेट बल 0 हो सकता है, ठीक। अगर दो निगेटिव चार्ज हैं तो उनके बीच में एक पॉजिटिव चार्ज पर नेट बल 0 हो सकता है। लेकिन अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज है तो उनके बीच में किसी भी प्रकार के चार्ज पर नेट बल 0 नहीं हो सकता। अब देख लीजिए, हम धनावेश रखते हैं तो नेट बल इधर लगता है, और ऋणावेश रखते हैं तो नेट बल इधर लगता है। क्यों? धनावेश रखने पर ये अट्रैक्ट करता है और ये रिपल करता है, ऋणावेश रखने पर ये अट्रैक्ट करता है, ये रिपल कर देता है, तो नेट बल लगता है। इसका मतलब ये संभावना है ही नहीं कि हम अगर बीच में कोई आवेश रखें और उस पर नेट बल ना हो, तो फिर किधर रखें? तो फिर आवेश को कहाँ रखें? तो तीसरे आवेश को इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा से कहीं बाहर रखना है, ठीक, बीच में नहीं रखना। बीच में रखोगे तो नेट बल लगेगा, बाहर रखना है। और एक समस्या ये आ जाती है कि भाई बाहर तो रख लेंगे लेकिन नेट बल 0 होगा कि नहीं? थोड़ा सोचो आप कि अगर हम Q चार्ज लें और यहां पर रख दें, ठीक, Q चार्ज लें और यहां पर रख दें, तो इस चार्ज के द्वारा, ध्यान देना, या ऐसे समझ लीजिए कि इस चार्ज के द्वारा ये प्रतिकर्षित होगा, ठीक, जबकि इस चार्ज के कारण ये आकर्षित होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस चार्ज के कारण इस पर बल क्या है? इस पर बल जो नेट बल लगेगा वो इस चार्ज के कारण इस पर लगने वाले बल से ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये दूरी कम है, दूरी कम है, बल ज्यादा लगेगा, है ना? तो ये आवेश भी ज्यादा है,
भाई ये आवेश भी ज्यादा, दूरी भी कम, तो इधर वाला बल जो लगेगा वो अधिक होगा। और इस चार्ज के कारण जो इस पर बल लगेगा, दूरी ज्यादा है तो कूलॉम का नियम क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 r²। तो दूरी ज्यादा तो बल कम लगेगा। और ये तो सेम वही आवेश है, ये आवेश भी कम है तो बल कम लगेगा। तो एक बल इधर लगा ज्यादा और इधर लगा कम, तो क्या नेट बल 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे इधर लगे 10, इधर लगे 5, तो नेट बल 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि ना बीच में कोई आवेश रख सकते हैं, ना बाहर इधर कोई आवेश रख सकते हैं। इधर का मतलब अब कैसे डायरेक्शन कैसे निर्धारित करें, वो बात ये होती है। इधर का मतलब ये बड़ा आवेश है, बड़े आवेश की ओर बाहर आवेश नहीं रखा जा सकता है। तो हमें तीसरा आवेश रखना है छोटे आवेश की ओर और बाहर। मान लीजिए तीसरा आवेश किधर रखा, बाहर। अब देखो 0 हो सकता है, बताते हैं आपको। छोटा आवेश दूरी कम तो बन जाता है, दूरी कम है ना। ये बड़ा आवेश दूरी ज्यादा, आवेश बड़ा हो गया दूरी ज्यादा हो गई, तो बल एक दूसरे को मैच कर सकते हैं। मैच देखो, ये आवेश छोटा है, आवेश कम होने से बल घटता है और दूरी कम होने से बल बढ़ता है। एक बात लागू, मान लीजिए इसके कारण इसका नेट बल 10 न्यूटन है, ठीक। फिर इस चार्ज के कारण दूरी अधिक है और ये आवेश इससे बड़ा भी है, ठीक। तो इसके कारण जो बल निकलेगा वो इससे मैच कर सकता है। इधर नहीं मैच कर रहा था, इधर तो इसका ज्यादा बल आ रहा था, उसका कम आ रहा था, तो नेट 0 हो ही नहीं रहा था। तो हमने क्या किया इस बार कि तीसरे आवेश को दोनों आवेशों से बाहर रखा। और ये भी ध्यान रखना, सबसे सिंपल सी बात, बाहर रखना वो भी छोटे आवेश की। छोटा आवेश चाहे प्लस माइनस से तुम्हें मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि छोटा आवेश किधर है। छोटा आवेश किधर है, तो तीसरा आवेश संतुलित कराना है तो बाहर की ओर रखिए, ठीक। तो मान लीजिए कि तीसरा आवेश Q छोटे आवेश मतलब माइनस के 0.25 माइक्रोकूलम से x दूरी पर रखा गया, जिससे इस पर नेट बल कितना हुआ, 0। मान लीजिए 1 माइक्रोकूलम द्वारा इस पर, चूंकि ये प्लस का है, ये प्लस का अगर हमने रखा है तो इस पर रिपल करेगा, F1 पर लगा। और इस चार्ज, ये चार्ज नेगेटिव है, तो इसके कारण इस पर जो बल लगा वो अट्रैक्शन का लगा, मान लो F2 बल लगा। नेट बल 0 कब होगा, जब F1 F2 आपस में बराबर हो, ठीक, और दिशाओं में परस्पर विपरीत, तभी नेट बल 0 होगा। तो आवेश के ऊपर नेट बल शून्य होने के लिए यह आवश्यक है कि F1 बराबर क्या हो, F1 बल है +1 माइक्रोकूलम और +Q के बीच लगने वाला। F1 जो बल है +1 माइक्रोकूलम और Q के बीच बल, तो क्या आएगा 1/4πε0 Q1 का मान 1 माइक्रोकूलम, 1 × 10⁻⁻⁶, और Q2 का मान Q1 Q2, और दूरी कितनी हो गई, इतनी दूरी हो गई जो है हमारी r + x का होल स्क्वायर, कूलम के नियम से। फिर F2 कैसे निकला, माइनस के 0.25 माइक्रोकूलम द्वारा Q पर बल, तो 1/4πε0 Q1 है ये क्या 0.25 × 10⁻⁶, चाहे बदलते अथवा ना बदलते माइक्रोकूलम में ही रखते तब भी ये सेम हो जाता, मात्र कट जाते। Q2 का मान हो गया Q अपान में दूरी, इससे इसकी दूरी यहां पर कितनी है, x, ठीक। अब जो हट रहा है इसको हटा दो, Q 10⁻⁻⁶ से x कट जाएगा, इधर क्या बचेगा 1/r + x का होल स्क्वायर, इधर क्या बचेगा 0.25 अपान में x स्क्वायर, वर्गमूल ले लो 1/r + x, उधर का वर्गमूल आएगा 0.5 अपान x, ठीक। तिरछी गुणा कर दे, तिरछी गुणा करने पर क्या आएगा, x = 0.5x 5r और +0.5x, इसको इधर ले आओ तो आपका आ जाएगा कितना 0.5r + 0.5x, x इधर आ गया, इसको इधर ले आए तो x - 0.5x = 0.5r, ये बचेगा 0.5x = 0.5r, 0.5 कट जाएगा, x बराबर r और r का मान कितना है 0.40, ठीक। इसका मतलब जो तीसरा आवेश है वो दोनों आवेशों के बाहर छोटे आवेश की ओर 0.25 माइक्रोकूलम से 0.40 मीटर की दूरी पर रखें,
तो उस पर नेट बल शून्य लगेगा, कोई बल कार्यरत नहीं होगा। आपके आंसर लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, कभी कभी यहाँ से भी आंसर दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.80 मीटर, मतलब 80 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ये आपके कमेंट्स के क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा भी अगले लेसन जो पढ़ाए गए उसके भी ना हो रहे हैं, वो भी आप कमेंट कीजिए, पूछ लीजिए।